आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो कल जो हम पढ़ रहे थे वो था राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे उसी में। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज। अब आ जाता है राष्ट्रीय चिन्ह, राज चिन्ह, यानी कि अशोक स्तंभ की जो आकृति है, जिसमें 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। तो जहाँ से लिया गया मूल रूप से वहाँ 4 सिंह दिखाई वो हैं, लेकिन जब हम किसी 2 आयामी पटल पर देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं। एक शेर, उसके चौथा जो शेर होता है वो पीछे की ओर पीठ किए हुए होता है। तो 4 सिंह हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इनके बीच एक हाथी दौड़ता हुआ तथा एक घोड़ा, एक सांड और एक शेर सिंह है, और जिनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं, और सिंहों के ऊपर धर्म चक्र बना हुआ है। वो जो चक्र है वो धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसमें सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं। पीछे का जो चौथा शेर है वह हमको दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा, दाएं और बाएं छोरों पर एक चक्र बना हुआ। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, सत्य की सदा ही जय होती है, जिसका अर्थ है सिर्फ सत्य की ही विजय होती है। ठीक है। अब आ जाता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। इसको सन 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, और 1970 में एक्चुअली क्या था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस पर शिकार होता था अंग्रेज़ों के समय में। तो इनकी संख्या ना के बराबर नगण्य रह गई थी, और 1970 में इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1975 में बाघों की वृद्धि के लिए बाघ परियोजना शुरू की गई। ठीक है। तो बाघ, जिसे हम कहते हैं बंगाल टाइगर, ठीक है, उसी को हम बाघ कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो अब देखिए, मोर जो है बुद्धिमान पक्षी होता है, सुंदर भी होता है, और पूरे भारत में ये पाया जाता है। बड़ा सुंदर नीली गर्दन, रंग बिरंगे पंख, पंखों में भी अंदर कई आकृतियां, कई चटक रंग उसमें जो है सम्मिलित होते हैं। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, और इसके संवर्धन यानी इनकी घटती हुई जनसंख्या को वृद्धि के लिए इनके कार्य किए गए। जब ये बड़ा नाचता है ना, जैसे मौसम आएगा इसका मानसून का, तो इनको पहले ही आभास हो जाता है, तो उस समय पर ये अपनी छटा बिखेरते हैं। जगह जगह आप देखेंगे तो मोर अपने पंख फैला करके नृत्य करते। तो ठीक है, आपका राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, और अब आ जाता है राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल। कमल का फूल बहुत ही नाजुक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल, और ये तालाबों में होता है जहाँ रुका हुआ पानी होता है, कीचड़ में, और पत्ती इसकी पानी पर तैरती रहती है, और बीच में से एक इसकी कली आती है, और वो बहुत सुंदर लगती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पुष्प कहते हैं, कमल। तो
कमल का जो फूल है वह हमारा राष्ट्रीय पुष्प होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। जैसे नंबर 1 मैंने बताया था, कल का थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा कहते हैं, 3 रंग होते हैं। फिर है हमारा राज चिन्ह अशोक स्तंभ वाला, इसके 3 और सिंह होते हैं जो दिखाई देते हैं, वैसे वास्तविक में वह 4 होते हैं। चौथा है राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। इनसे क्या होता है, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं और ऐसा जज्बा, ऐसी प्रेरणा हमको मिलती है ताकि हमें अपने देश पर गौरव होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, तो देखिए उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी। उसमें हमने मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य हमने अपने पढ़े। अब आ जाते हैं शांति की बाधाएं। शांति की बाधाएं मतलब हमारे जो आसपास या देश में या विश्व में जो शांति जो बनी रहनी चाहिए, उसमें कभी ना लगातार कुछ ना कुछ क्या आती है, बाधाएं आती रहती हैं। तो वो बाधाएं कैसे दूर होंगी? तो देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज, बीमारी से मतलब यहाँ पे मैं उसको थोड़ा अलंकारित करके बोल रहा हूँ। बीमारी से मतलब हर एक प्रकार की जो भी बुराई है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा, सिर्फ वही माध्यम है। किसी भी चीज़ को अगर आप सक्षम बनाना चाहते हैं तो उसका एक और एक मार्ग केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। तो सामान्य रूप से शिक्षा ही शांति का प्रमुख साधन माना जाता है, माना नहीं जाता है। ठीक है, कारण पढ़ लिख करके आदमी की सोचने समझने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, अच्छे बुरे की कल्पना, है ना, और थोड़ा वो संकीर्ण से उसकी जो विशालता आती है उसके सोचने में, उसका हृदय विशाल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षित व्यक्ति से ही मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। अब कोई अनपढ़ है तो अनपढ़ व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो तो आपसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेगा बोलचाल में, तो वो आतुर रहेगा क्योंकि उसमें उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति से मर्यादित आचरण की अपेक्षा सदैव की जाती है। और जब शिक्षा का स्वरूप यह हो कि वो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए निर्धारित हो, तो उसमें विशेष प्रकार की गतिविधियों का होना आवश्यक है। तो इसी को हम शांति शिक्षा में परिवर्तित कर दिया था। जैसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे आदर्शवादी महापुरुषों के द्वारा निर्धारित मापदंडों को, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर आदर्शवादी मूल्यों और नैतिकता और मानवीय शिक्षा का समावेश उसमें कर दिया जाता है। तो सामान्य शिक्षा ही फलस्वरूप क्या होता है, सामान्य शिक्षा ही शांति शिक्षा का रूप धारण कर लेती है। अब शिक्षा का उपयोग शांति के लिए करना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है ना, और जो पतन हो रहा है चरित्रों का, ज़्यादातर लोगों के चरित्रों का पतन होता जा रहा है, और उनमें दया, सहने की क्षमता, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें मानव स्वभाव में जो जिसके लिए मानव जाति जानी जाती थी, उनमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। सहने की क्षमता कम हो गई, सहन नहीं कर सकता। 2-2 रुपए की बात पर 2-2 करोड़ का नुकसान कर दिया जाता है। किसी ने इतनी सी बात कह दी, वो इतना बुरा मान ली
पहले आदमी इतने बड़ी बड़ी बात हो जाती थी उनको हवा में टाल देते थे, तो ये समझदार व्यक्ति वो काम कर सकता है। इसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो ये कई महापुरुषों ने कहा है कि अगर आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। ठीक है। विद्वानों द्वारा शांति की प्रमुख बाधाओं के रूप में क्या शामिल किया गया है? उन तथ्यों को शामिल किया गया है जैसे शिक्षित योग्य व्यक्ति को समाज के लिए काम करना चाहिए। आज बचता है पढ़ा लिखा आदमी, अरे यार ये आपस में इनके बीच में हम क्यों टांग अड़ाएं। ठीक है। तो ये बाधाएं मानव की विचार शक्ति को नष्ट कर देती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षित होते हुए भी ऐसे काम करने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे पाकिस्तान है ना, वो धार्मिक उन्माद फैलाता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, शिक्षा का प्रभाव नगण्य हो जाता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार है, चकाचौंध देख करके, पैसे का रूप देख करके लोग बाग उसके प्रति कितना ईमानदार हो, उसका एक फिर क्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो आतंकवाद जो है तो आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से विश्व में आतंकवाद किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहा है। जैसे प्राचीन समय में आसुरी शक्तियां क्या थी? आतंकवाद थी, है ना। वो जनता को कैसे आतंकित करते थे? अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा जनता को परेशान करना, एक प्रकार का आतंक था। वर्तमान में ये काम मानव करता है, क्या? आतंक फैलाना, अपनी बात को गलत तरीके से मनवाना, उसी को हम आतंकवाद कहते हैं। तो ये नकारात्मक सोच अपने मन में विकसित कर ली है कि कोई भी समस्या है उसका हल बंदूक के और आतंकवाद के रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस धारणा से ही आतंकवाद इतना प्रभावी और व्यापक हो गया। ठीक है। पूरे विश्व को आज इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो आतंकवाद का अगर हम अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ क्या देखें, शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो भय का सिद्धांत, मतलब आतंक माने क्या? भय, भय का सिद्धांत। दूसरे व्यक्ति को इतना डरा दो कि आपकी बात मान लो, इसी को क्या कहते हैं। ठीक है। तो आतंकवाद की परिभाषा की बात करें तो आतंकवाद किसी समूह व्यक्ति द्वारा सत्ता के पक्ष में एवं विरोध में हिंसा के उपयोग की धमकी देना ही आतंकवाद होता है। ठीक है। आतंकवाद में क्या है? अपनी शक्ति का ऐसा इस्तेमाल करना जो देश के विरुद्ध हो, जो विधि के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो, है ना। ऐसे सिद्धांत जो समाज के विरुद्ध हो, नैतिक मूल्य ना हो, आधारहीन हो, और ऐसा कोई काम नहीं होता जो वो हर एक काम उस आतंकवाद का मानवता के विरुद्ध ही जाता है, एक तरीके से तानाशाही। ठीक है। इसके कारण बहुत हैं, जातिवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी, सामाजिक, राजनैतिक। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं के फलस्वरूप आतंकवाद फलता फूलता है। इसको हम जो है कंटिन्यू करेंगे कल कि आतंकवाद का कारण क्या होता है। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।